गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 8th क्लास के भूगोल का सेकंड चैप्टर जो है अजैव संसाधन, भूमि, मृदा और जल, उसमें मृदा का निम्नीकरण, मृदा का निम्नीकरण के बारे में जानेंगे। देखिए, निम्नीकरण जो होता है किसी भी जैविक पदार्थ या अजैविक पदार्थ का जो नष्ट होना वो क्या कहलाता है? निम्नीकरण कहलाता है। मृदा जो है यानी मिट्टी हमारे लिए बहुत ही उपयोगी संसाधन है, क्योंकि मिट्टी का जो उचित उपयोग है वो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। मृदा से हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं अनाज के रूप में, यानी भूमि से जो हम अपने अनाज का जो ग्रहण करते हैं या अनाज का जो उत्पादन करते हैं वो किससे होता है? मृदा से होता है। मृदा की कुछ विशेषताएं होती है, जैसे उर्वरता। ये उर्वरता होता है उपजाऊपन, उर्वरता, नमी और जल धारण करने की क्षमता, जल धारण की क्षमता। ये क्या होता है? मृदा की कुछ विशेषताएं होती है, और किसी कारणवश यदि इन विशेषताओं में कुछ कमी आ जाती है तो उस मृदा का जो उपजाऊपन है वो क्या है? कम हो जाता है, और इसी को मृदा का निम्नीकरण कहा जाता है। मृदा अपरदन की अवस्था में जब भूमि का कुछ भाग या ऊपरी जो सतह होती है वो जल द्वारा या तेज हवाओं के द्वारा कट कर के ही दूसरे स्थान पर चली जाती है, तो इससे क्या है? मृदा के जो उपजाऊपन का जो प्रमुख तत्व होता है ह्यूमस जिसे बोलते हैं, उसमें कमी आ जाती है, और उसके कारण जो मृदा का अनाज उत्पादन के अंदर जो उसकी शक्ति है वो कम हो जाती है। इसी को क्या है? मृदा निम्नीकरण कहते हैं। पेड़ पौधे, इससे क्या होता है? पेड़ पौधे जो है वो उगना बंद हो जाएंगे और कृषि की जो उत्पादन क्षमता है उसके अंदर कमी आ जाती है। मृदा अपरदन के जो प्रमुख कारण है, मृदा निम्नीकरण का या अपरदन के लिए जो कुछ कारण है वो इस प्रकार है। मृदा अपरदन के कुछ कारण क्या होते हैं? जो अति पशुचारण, अति पशुचारण यानी अत्यधिक घास स्थलों पे जब पशुओं को हम चराते हैं तो उससे क्या है? जो भूमि की ऊपरी सतह होती है वो कट जाती है, और मृदा का जो बहाव है वो जल के कारण जो टूट जाता है, उससे भी क्या है? मृदा अपरदन होता है और भूमि निम्नीकरण का कारण बनता है। दूसरा है वन उन्मूलन। वनोन्मूलन होता है मनुष्य अपनी अधिकतर जो आवश्यकताएं हैं, जैसे फर्नीचर है, घरेलू आवश्यकताओं की और बहुत सी जो चीज़ें हैं उसके लिए क्या है? ईंधन के लिए भी जो है लकड़ी का इस्तेमाल करता है, और ये सभी चीज़ें हमें किससे प्राप्त होती है? वनों से प्राप्त होती है। इसलिए जो वनों की जो कटाई होती है उसको क्या बोलते हैं? वन उन्मूलन कहते हैं। वनों को अत्यधिक मात्रा में काटा जाना वन उन्मूलन कहलाता है। तीसरा है इसके साथ रासायनिक पदार्थ। हम अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के जो रासायनिक उत्पादों का प्रयोग करते हैं, रासायनिक पदार्थों का हम प्रयोग करते हैं, उन रासायनिक पदार्थों के अत्यधिक प्रयोग के कारण क्या है? भूमि का जो उपजाऊपन है वो क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है, और भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण बनता है। उसके बाद में भूस्खलन, पीछे मैंने इसके बारे में बताया था। भूस्खलन क्या है? पृथ्वी की आंतरिक हलचलों के कारण पृथ्वी के अंदर जो दरारें पड़ जाती है या अत्यधिक वर्षा के कारण पहाड़ी क्षेत्र का जो मलबा होता है वो टूटकर नीचे आ जाता है, उसको क्या कहलाते हैं? भूस्खलन कहलाते हैं। इससे भी भूमि की जो उपजाऊ शक्ति है वो खराब होती है।
बाढ़ बाढ़ आने से भी क्या है, भूमि का जो उपजाऊपन है या अपर्दन का ये प्रमुख कारण बनता है। तेज हवाएं भी क्या है, जो मृदा अपर्दन का प्रमुख कारण बनता है। इसलिए मनुष्य जो है वो मृदा के अपर्दन का प्रमुख उत्तरदायी है, क्योंकि उसके द्वारा जो किए गए जो क्रियाकलाप होते हैं उसी के कारण क्या है, प्राकृतिक वनस्पति जो है क्षतिग्रस्त होती है। मृदा का जो अपर्दन है या निम्नीकरण का जो प्रमुख कारण है, उनको रोकने का जो उपाय है वो क्या कहलाता है, मृदा संरक्षण। तो मृदा संरक्षण यानी भूमि की सुरक्षा करना। मृदा संसाधनों का जो उसका बचाव, सुरक्षा और सक्षम जो उपयोग होता है, सक्षम उपयोग मृदा संरक्षण कहलाता है। यानी मिट्टी का हम अच्छी तरह से बचाव करते हैं, उसकी सुरक्षा करते हैं और उसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाता है और उसका प्रबंधन जो है वो अच्छी प्रकार से किया जाए तो वो मिट्टी यानी मृदा का संरक्षण कहलाएगा। मृदा अपरदन को जो है रोकने के लिए जो मानव द्वारा कदम उठाए गए हैं, उन्हीं कदमों या उन्हीं को मृदा का अपरदन कम करना कहलाएगा और मृदा संरक्षण होगा। मृदा अपरदन को पूर्ण रूप से क्या है, समाप्त करना संभव नहीं है, लेकिन उसका यदि हम जो सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं और उसको हम कम कर सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण विचार या कुछ महत्वपूर्ण कदम जो है जो मृदा अपरदन यानी को कम कर सकते हैं। सबसे पहले है वृक्षारोपण। वृक्षारोपण क्या है, इस विधि के अंतर्गत जो रक्षक मेखला बनाई जाती है, पौधों की जो है रक्षक मेखला बनाई जाती है। रक्षक मेखला है अत्यधिक मात्रा में या लाइन के अंदर जो है पौधों को या वृक्षों को लगाना। थोड़ी थोड़ी दूरी पर जो पौधे हैं वो लगाए जाते हैं और एक कतार में लगाए जाते हैं, इसको हम वृक्षारोपण कहते हैं। दूसरा है मलूस बनाना। मलस बनाना, देखिए पौधों के बीच में जो अनावृत भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल या घास, किन्हीं जब पौधे लगाए, किसी भी अनाज का उत्पादन करने के लिए जब पौधे लगाए जाते हैं तो उनके बीच में जो थोड़ी थोड़ी दूरी पर क्या है, घास लगाई जाती है। ये भी क्या है, मृदा अपरदन को रोकती है। तो इसको मलूस बनाना या मल्च बनाना कहा जाता है। तीसरा है पशुचारण पर रोक। पशुचारण पर रोक। यदि हम जो घास तलों का अत्यधिक मात्रा में प्रयोग न करें, उसका सीमित मात्रा में प्रयोग करते हैं, तो वो भी पशु जो मृदा अपरदन है उसको रोक सकता है। इसके साथ साथ जो फसलें उगाई जाती है, क्योंकि जानवर जो है खुले में जो घूमते हैं, जिससे मृदा का यानी ऊपरी सतह का जो है कटाव होता है, तो इसलिए जो अति पशुचारण है उस पर रोक लगानी चाहिए और पशुओं को अलग से चारा बीजकर जो है इसको कम किया जा सकता है। इसके बाद में है समोच्च रेखीय जुताई। समोच्च रेखीय रोधिकाएं। समोच्च रेखीय रोधिकाएं हैं क्या होती है, इस विधि में जो पहाड़ी जो क्षेत्र होते हैं उनमें रोधिकाएं बनाना, जैसे पत्थरों से या घास के द्वारा जो उसमें उसका उपयोग कर सकते हैं। पत्थर से जो है समोच्च जो रोधिकाएं होती हैं, अवनलिकाएं बनाना या जो छोटी छोटी है वो मेड़ बनाना, उसको रोधिकाएं कहते हैं। इसके बाद में आता है फसल चक्र।
अब विभिन्न प्रकार की जो फसलें होती हैं वो क्रमागत यदि बोई जाती है, बदल बदल के बोई जाती है, तो इससे भी क्या है, मृदा अपरदन या भूमि का जो निम्नीकरण है, उसका उपजाऊपन है वो खत्म नहीं होगा और उसको हम अच्छी तरह से प्रयोग कर सकते हैं। समोच्च रेखीय जो जुताई होती है, समोच्च रेखीय जुताई, समोच्च रेखीय जुताई क्या है, एक जो पहाड़ी ढाल है उसकी जो समोच्च रेखाओं के समांतर यदि जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक अवरोध का कारण बनती है। किस प्रकार, जब ढाल वाला जो क्षेत्र होता है, कोई भी पहाड़ी क्षेत्र, यदि हम इसके समांतर इस तरह समोच्च रेखीय जुताई करते हैं तो जो इसका जल बहाव है वो क्या है, उसकी गति कम हो जाएगी। इससे मृदा जो है अपरदन वो भी कम होगा और भूमि का कटाव भी जो है नहीं होगा। सीढ़ीदार जो खेत, उसी प्रकार जिस तरह समोच्च रेखीय जो जुताई की जाती है, उसी प्रकार सीढ़ीदार जो खेत होते हैं उससे भी मृदा का अपरदन रोका जा सकता है। सीढ़ीदार खेत पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर, जिन पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर अत्यधिक ढाल होती है, उसमें इस तरह जो है खेतों पे जो थोड़ी थोड़ी क्यारियां बनाकर या फिर उसके बीच में मेडें बनाकर उसको क्या है, सीढ़ीदार बना दिया जाता है, जिससे मृदा का जो है अपरदन वो बहुत कम होता है। और इससे आगे है बांधों का निर्माण करना। बांधों का निर्माण करना, जिन क्षेत्रों के अंदर अत्यधिक मात्रा में बाढ़ आती है या पहाड़ी क्षेत्र जहाँ पे जो नदी बहाव के कारण ज़्यादा अपरदन होता है, उन क्षेत्रों के अंदर जो बांध बनाए जाते हैं जिससे जो तेज बहाव के जल को कम किया जा सके और भूमि का जो अपरदन है उसे को रोका जा सके। बीज की फसल उगाना, दो फसलें, बीज की फसल उगाना, फसल उगाना। अब बीज की फसल का मतलब क्या है, कोई भी दो फसलें, जैसे किसी खेत में एक फसल बोने के साथ साथ उसी के साथ दो फसलें इकट्ठी बो दी जाती है, तो उससे भी क्या है, मृदा जो है अपरदन वो कम होता है। अब आते हैं हम जल संसाधन। जल संसाधन, पृथ्वी का ऐसा कोई जीव नहीं है जो बिना जल के जीवित रहे। इसके हवा और जल जो है वो किसी भी जीव के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। भूमि और हवा के समान जल भी जो है एक प्राकृतिक संसाधन है या महत्वपूर्ण तत्व है, क्योंकि जल केवल पीने के लिए ही नहीं बल्कि कई प्रकार से जंतुओं को आवास प्रदान भी करता है और विभिन्न प्रकार के जो अनाज है उत्पादन है या कृषि जो क्षेत्र है वो अधिकतर जो है किस पर निर्भर करता है, जल पर निर्भर करता है। पृथ्वी का जो लगभग 3/4 भाग है, 3/4 जो भाग है वो जल घेरता है, लेकिन इसी कारण क्या है, पृथ्वी को जो है वो जलीय ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का जो जल है उसमें 97.3% जो भाग है, जो जल है वो क्या है, लवणीय जल है यानी नमकीन है। ये जल, इस जल की मात्रा जो है वो नमकीन है, जबकि 2.7% जो जल है वो क्या है, शुद्ध जल या फिर पीने योग्य जल कहा जाता है, जिसको शुद्ध जल है ये। और इसका जो लगभग है वो 70% भाग इस जल का, यानी जो शुद्ध जल का जो 70% जो भाग है वो किस में है, अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और जो पर्वतीय प्रदेश पाए जाते हैं उसमें पाया जाता है। इसके साथ जो बर्फ़ की चादरों के रूप में, बर्फ़ की चादरों के रूप में जो जल की मात्रा मौजूद है। इसके साथ साथ जो स्वच्छ जल है वो नदियों, झीलों, नहरों और तालाबों में पाया जाता है। पिघलती हुई जो बर्फ़ है या बर्फ़ के पिघलने से जो है
स्वच्छ जल का जो है निर्माण होता है। जो नदियाँ और जल जो तालाब है और ये झीलें हैं, ये भी क्या है, स्वच्छ जल का एक प्रमुख स्रोत है। अब देखिए, इसका केवल 1% जो भाग है हमारे पास उपलब्ध है। 1% जो भाग है इसका उपलब्ध है। इसका मानव इसके लिए जो उपयोगी है, और समुद्र का जो जल है वो क्या है, लवणीय है, लेकिन अत्यधिक जो खारेपन की वजह से क्या है, मानव इस जल का उपयोग है वो नहीं करता। जल पृथ्वी का सबसे अत्यधिक मूल्यवान पदार्थ है, लेकिन ये क्या है, स्थिर नहीं है, लगातार बहता रहता है। इसलिए पृथ्वी का जल न तो बढ़ाया जा सकता है, न ही उसको घटाया जा सकता है। इसकी कुल मात्रा स्थिर रहती है। महासागरों और अन्य जलीय निकायों का जो जल है वाष्पीकरण के द्वारा बादलों का रूप लेता है, और उससे वर्षा का निर्माण होता है। वर्षा के द्वारा क्या है, फिर पहाड़ों में से नदियों का निर्माण होता है, और नदियों से जो जल है वो तालाबों और नहरों के द्वारा हमारी तक पहुंचता है। अब आते हैं जल की जो उपयोगिता। जल की उपयोगिता, लेकिन पृथ्वी पर जो जल का वितरण है उसकी मैं जानकारी देता हूँ। जो लवणीय जो जल है, लवणीय जल है वो क्या है, 97% है, और 3% जैसा मैंने इसका बताया था जो हमारे लिए उपयोगी है या स्वच्छ जल के रूप में, स्वच्छ जल के रूप में है। इसके बाद में इसका जो 68.7% जो भाग है, 68.7% भाग है वो क्या है, बर्फ की चोटियों, बर्फ की चोटियों यानी जो जिसे ग्लेशियर बोलते हैं उनमें समाया हुआ है। और इसका 0.9% जो भाग है वो अन्य क्षेत्रों के अंदर है। इसके साथ साथ 87% जो भाग है स्वच्छ जल का वो झीलों में पाया जाता है। अब जल की उपयोगिता। जल की उपयोगिता पृथ्वी पर लगभग सभी जीवों के लिए क्या है, जल एक महत्वपूर्ण कारक है, और यह एक नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। यदि हम इसका उचित मात्रा में और सही तरीके से उसका उपयोग करते हैं तो जल को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। जो समुद्र के विभिन्न प्रकार के जो प्राणी और वनस्पति जीव जंतु है आश्रय प्रदान करते हैं, उसमें से 3.5% यानी 3.5 अरब पूर्व जो 3.5 अरब वर्ष पूर्व जो मनुष्य यानी जो जीवन है काल जो है वो किस में शुरू हुआ था, समुद्र के अंदर शुरू हुआ था। यानी सबसे पहले जीवन की जो उत्पत्ति हुई थी वो समुद्र के अंदर 3.5 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। जल जो है हमारे लिए शीतलता के लिए प्रयोग होता है। बिजली उत्पादन के लिए भी जल का हम प्रयोग करते हैं। बिजली उत्पादन के लिए भी जल का प्रयोग किया जाता है। कृषि क्षेत्र में जल का प्रयोग होता है। इसके साथ साथ उद्योगों में भी क्या है, उद्योगों में जल का प्रयोग होता है। इसके साथ साथ जो हमारे जल का जो उपयोग है हमारी रोज़मर्रा की जो आवश्यकताएं हैं उसके लिए, जैसे पीने के लिए, भोजन बनाने के लिए, नहाने, कपड़े धोने आदि की पूर्ति जो है जल के द्वारा होती है। इसका जो उपयोग है वो मनोरंजन के लिए भी किया जा सकता है, जैसे तैराकी है, तैराकी यानी तैरने के लिए भी इसका प्रयोग होता है। मछली पालन में भी जो है जल का प्रयोग होता है, मछली पालन में भी जल का प्रयोग होता है। और नौका संचालन यानी नाव का संचालन करने में भी, नौका संचालन में भी जल का जो है प्रयोग होता है। जल का जो उपयोग है यानी जल का जो बढ़ता महत्व है वो, इसका कारण क्या है, देखिए जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है वैसे वैसे पृथ्वी की जो प्राकृतिक संसाधन है उस पर भी बोझ बढ़ता जा रहा है। अब जल हमारे लिए सबसे उपयोगी स्रोत है
और जल का जो प्रयोग है, जैसे हाइड्रोजन ईंधन के रूप में जब इसकी खोज की गई थी, तो इसके अलावा विश्व के भूमंडलीय तापन में भी की दौर से गुजरने के कारण जो पृथ्वी का औसत जो तापमान है वो क्या है, बढ़ गया है। इसके कारण जो जल का जो प्रयोग पहले 3850 क्यूबेक 3850 क्यूबेक किलोमीटर प्रति वर्ष जो उपयोग होता था, वो आज बढ़कर 6000 क्यूबेक प्रति वर्ष हो गया है, यानी 6000 क्यूबेक किलोमीटर प्रति वर्ष जो है वो हो गया है। अब देखिए, पहले से जो जल की हमारी जो आवश्यकता है वो कितनी बढ़ गई है। जल जो है 3 कारणों से विश्व के लिए जो जल की कमी का सामना करना पड़ता है। कारण क्या है? जो प्राकृतिक उपयोगिता के कारण, यानी जो बदलाव और सिंचाई में जल की जो आवश्यकता है उसका जो अकुशल उपयोग होता है, यानी सही तरीके से उसका उपयोग नहीं होता। प्रदूषण के कारण भी जो जल है उसका भी महत्व जो बढ़ गया है, क्योंकि उससे पर्यावरण का निम्नीकरण होता है। भूमंडलीय तापन के कारण नदियों नहरों का जो जल है वो क्या है, सूख रहा है। इसके साथ साथ पृथ्वी का जो तापमान बढ़ता है उससे ग्लेशियर जो है वो पिघल रहे हैं, और इनके कारण इसका जो अधिकतर यानी स्वच्छ जल का जो भाग है वो क्या है, समुद्रों के अंदर जा रहा है। अब ये जल संसाधनों का जो संरक्षण है वो हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। जल संसाधनों का संरक्षण यानी जल संरक्षण क्या है? यानी अपनी आवश्यकता के लिए जिस जल का हम प्रयोग करते हैं, यदि हम उसको सही तरीके से प्रयोग किया जाए तो जिससे जल की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है, यानी जल का जो उपयोग है वो अधिक समय तक हम कर सकते हैं। ये भी हमारे या जल में जो सुधार है, जल उपयोग का जो सुधार है वो भी क्या है, हमारे जल जैसे मुद्दों को बढ़ावा देता है, यानी जल संरक्षण को एक पात्रता जो है प्रदान करता है। जल संसाधन के लिए जो वनस्पति आवरण को सुधारने और धरातलीय बहाव को रोकने के लिए बहुत से जो है कदम उठाए गए हैं, जो जल संरक्षण के तौर पर किए गए हैं। धरातलीय बहाव को कम करने हेतु वनस्पति जो होती है उसको अत्यधिक मात्रा में लगाया जाता है, जैसे पेड़ पौधे हैं अधिक मात्रा में इसका लगाना। इसके साथ साथ जो रोक बांध यानी जो नदियों का जल है या पहाड़ी क्षेत्रों में जो जल बाढ़ के रूप में व्यर्थ चला जाता है, उस जल को हम रोक कर उसका भी संरक्षण किया जा सकता है। इसके साथ साथ जो धरती का जल है, धरती का या भूमि जल चक्र, यानी अधिकतर जो जल है हम नलकूपों के द्वारा बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन इस जल का जब हम उसी सही तौर पर प्रयोग करते हैं और वर्षा के समय यदि हम छत के ऊपर जो जल होता है उसको एकत्रित करके भूमि के अंदर संचालन करते हैं, तो उससे भी क्या है, जो भूमिगत जल है वो उसका स्तर जो है वो बढ़ जाता है, वो जो एक जल संरक्षण का उचित उपाय है। इसके साथ साथ जो पक्की नहरें बनाकर भी जल का संरक्षण किया जा सकता है। और सिंचाई के अंदर यदि हम टपकन विधि या फव्वारा विधि से जल का यदि हम प्रयोग करते हैं तो उससे भी क्या है, जल जो है काफ़ी मात्रा में उसकी बचत होती है। चक्रीय जल का जो प्रयोग जैसे भूमिगत जल है उसको बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके साथ साथ जो हमारी घरेलू आवश्यकता के लिए हम जो जल का प्रयोग करते हैं, यदि हम उसको उचित मात्रा में जल का प्रयोग किया जाए तो जल को हम बहुत ही अच्छे तरह बचा सकते हैं और भविष्य के लिए इसको हम सुरक्षित
रख सकते हैं। तो जल का जो संरक्षण है वो इस प्रकार हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कहा गया है जल है तो कल है। थैंक यू।